नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिल्क, ये सारी चीज़ किससे आती है? हमारी मिल्क से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये अलग अलग मिल्क से प्रोडक्शन के साथ साथ 80% प्रोडक्शन जो होता है वो वर्ल्ड में यूरोप, रसिया, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होता है, जिसके अंदर वो बटर, चीज़ और कंडेंस ड्राइड मिल्क के प्रोड्यूसर हैं। 78 among the dash agriculture system of the middle latitude, horticulture is practiced only in the Mediterranean region। तो एग्रीकल्चर सिस्टम में और मिडल लैटिट्यूड में कौन सा सिस्टम होता है वो जो काम करता है वो है ओसीडेंटल, OCCIDENTELE। 79 certain aspect of dash are similar to those of plantation farming in the। तो कौन सा होगा इसमें आएगा इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। 80 the dash system was devised and applied in the Earth-West Society Union during the period of follow in Bosco Revolution, जिसको हम अक्टूबर रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो 1917 में हुआ था। वो किसके लिए हुआ था? वो हुआ था कलेक्टिव फार्मिंग के लिए, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम के लिए बोल्शेविक रिवोल्यूशन 1917 में हुआ था। 81 डैश प्लांटेशन फार्मिंग इज परहैप्स द मोस्ट रैशनल सिस्टम विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीजेंट एग्रीकल्चर। तो ये क्या होगा? कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है प्लांटेशन की, वो फार्मिंग सिस्टम पीजेंट फार्मिंग से डिफरेंट होता है। 82 कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस इनटू द यूरोपियंस। कॉमर्शियल फार्मिंग को कहाँ लेकर आए थे? वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लेकर आए थे। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लेकर के आए थे। कॉमर्शियल प्लांटेशन सिस्टम रेफर्स टू डैश capitalize and often highly centralized cultivation of the plantation of crops for export, exemplifies the export oriented farming system। तो जो कॉमर्शियल फार्मिंग सिस्टम था ये किस में होता है? इसका मेन ही मकसद ये होता है कि लार्ज स्केल कैपिटलाइज सिस्टम होता है ये। 84 में द बेसिक एग्रीकल्चर सिस्टम मीन्स ए रीजनल यूनिट of the surface of the earth which embodies through out of extent identical agriculture। तो ये मेन क्या होती है? इस चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स होती है कि एग्रीकल्चर सिस्टम में अर्थ के साथ उसकी एक्सटर्नल आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक मिक्स होती है। तो ये इस एग्रीकल्चर की बेसिक एग्रीकल्चर सिस्टम की, जिसमें कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आता है, उसकी करेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 85 ए लैंड यूज मैप इज डैश 2-dimensional graphic represents of the image of the land surface। तो ये किस चीज़ की इमेज करती है? रिड्यूस्ड इमेज देती है। द लैंड यूज मैप इज ए रिड्यूस्ड 2-dimensional representative image of the land surface। क्वेश्चन नंबर 86 द लैंड यूज मैप इज Question number 86 the topographic survey was the earliest form of dash survey which is accurately mark the location of various objects on the surface of earth। उसे क्या कहते हैं? प्रोक्सीमेट सर्वे, प्रोक्सीमेट सर्वे। 87 डैश सर्वे कंप्राइज सर्वे ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव करेक्टर्स। जहाँ भी कॉम्प्रिहेंसिव करेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो सर्वे क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड सर्वे कहलाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्वे में सारी स्टडीज़ को कंपैरेटिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया जाता है। 88 द मोस्टली यूनिवर्सल यूज रिमोट सेंसिंग टेक्निक टू प्रिपेयर लैंड यूज मैप इज द डैश सर्वे। जो यूनिवर्सली अडोप्टेड टेक्निक होती है लैंड यूज सर्वे की, उसे क्या कहते हैं? एरियल फोटोग्राफी सर्वे कहते हैं। एरियल फोटोग्राफी सर्वे। 89 द डैश ऑफ द लैंड यूज सर्वे इज इंटरसेप्शन ऑफ द एरियल फोटोग्राफ्स। तो कौन सी? ये जो सेकंड स्टेज की फोटोग्राफी होती है, सेकंड स्टेज ऑफ लैंड यूज सर्वे, जिसमें इंटरसेप्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं एरियल फोटोग्राफ का। फील्ड
survey supply information on the location of land use, while aerial photo interception interpretation supply information on the dash at a given time. स्पेटियल कवरेज कि ज़मीन की जो कवरेज होती है उसका गिवन टाइम पे इंटरप्रिटेशन करती है। 91 ए लैंड यूज सर्वे shows the static distribution of constantly changing पैटर्न कि पहले कौन सा पैटर्न था, तो चेंजिंग पैटर्न को स्टडी करता है। जो स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन की वो एरियल सर्वे का इंटरप्रिटेशंस होती हैं। 92 द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कंप्राइज ए साइंटिफिक अप्रेजल ऑफ द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड डैश सोयल क्वालिटीज एंड द फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या कौन सी प्रैक्टिसेस क्या होती है? सोयल की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के साथ सोयल की इनहेरिटेंट क्वालिटीज होती हैं, सोयल की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी और फार्म प्रैक्टिस उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लैंड कैपेबिलिटी मैप्स डिवाइड सोयल इनटू द अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल और लिमिटेशन। ये दोनों पे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन डिवाइड करती है, सोयल को क्लासिफाई करती है। 94 एक्चुअल डैश हैज बीन डिफाइंड एज द इनिशियल कैपेबिलिटी ऑफ द सोयल टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉप्स पर हेक्टेयर पर एनम। तो सबको पता है इसको क्या बोलते हैं? सोयल प्रोडक्टिविटी, कि सोयल की इनहेरिटेंट कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है और ये प्रोडक्शन में नापी जाती है। 95 अडोप्शन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉस्टली innovations in the farm management practices on the piece of land are done to harness the dash soil productivity। तो इससे क्या पता चलता है? एडोप्शन से सोयल की पोटेंशियल सोयल प्रोडक्टिविटी का पता चलता है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप प्लांट्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज रेफर्ड टू एज क्रॉप इकोलॉजी, बट द social factors are brought into picture, then the entire area study is known as ecological crop geography। ecological crop geography। It has been said that the no known form of life has been observed to multiply dash without bumping against the limitation imposed by the space it occupies indefinitely। Question number 98 at dash human population is a state of balance between force of procreation and those of destruction। तो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है, जो बैलेंस करता है फोर्स को, वो एडिटिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो। wheat is a crop which has been planted extensively outside of its किस लिमिटेशन से बाहर होता है? टॉलरेंस लिमिटेशन से बाहर भी ग्रो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 द डैश ऑफ द प्लांट्स आर रिजल्टेड फॉर बोथ नेचुरल कॉजेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द मैन। तो यह अर्लीस्ट फॉर्म थी जो प्लांटेशन की, वो रिजल्ट होती थी नेचुरल कोर्स से। तो इसका आंसर आएगा अर्लियर फॉर्म्स या एंशिएंट फॉर्म्स भी कह सकते हो, या प्रिमिटिव फॉर्म्स। 101 All the plants in the world today has come from earlier forms। जो पुरानी प्रिमिटिव फॉर्म्स होती हैं उससे आती हैं, और जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नेचुरल कोज से, नेचुरल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 102 द अर्थ अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैज एग्जिस्ट थ्रू 5 eras, नेमली आर्कोजोइक, पेट्रोजोइक, डैश, मीजोइक एंड सिनोजोइक। तो ये 5 होती हैं, 5वीं जो रह जाती है वो पेलियोजोइक, PALEOZOIC, पेलियोजोइक। 103 द डैश आर बिलीव्ड टू हैव अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द लोअर क्रिटिसस पीरियड ऑफ द मीजोइक एरा। तो इसमें क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स आर बिलीव्ड टू अपीयर, उस टाइम पे जो मेसोलिक ईयर थी उसके अंदर ईरा था, उसमें पहली बार एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं और सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। 104 इन द पोस्ट ग्लेशियल पीरियड, यानी ग्लेशियल पीरियड से पहले,
It is known that there was a considerable shift in dash toward continentally. तो क्लाइमेटिक जो शिफ्ट इन क्लाइमेट हुआ था जिसके कारण कॉन्टिनेंटल की तरफ बढ़े थे. द टॉलरेंस ऑफ ए स्पीसीज इज स्पेसिफिक करेक्टर सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ प्रोसेस. कौन से प्रोसेस के लॉज होते हैं? वो लॉज होते हैं इवोल्यूशन के. इन विच सेम वे मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स बट द टू आर नॉट नेसेसरी लिंक्ड. तो वो क्या होती है? इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है. क्वेश्चन नंबर 106. द रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ एनी लार्जर टैक्सोनॉमिक यूनिट इज द टोटल ऑफ द रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज. जो उससे संबंधित जो स्पीसीज होती हैं उन स्पीसीज की साथ उस यूनिट को स्टडी करते हैं. 107. द ट्रॉपिकल प्लांट नेमली रबर, कोका एंड बनाना विल नॉट स्टैंड. कौन सा टेम्परेचर नहीं कर सकते? वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में ये नहीं रह सकते. एडेप्टेशन इम्प्लाइज दी एन एडिक्वेसी टू कोप अप विद द कंडीशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सो यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज टू मेंटेन इकोलॉजिकल पोजिशन. तो इकोलॉजिकल पोजिशन होती है वो एडेप्टेशन के थ्रू मेंटेन होती है. ए डैश रेफर्स टू द हेरिडिटी received by an organism which is relatively constant to throughout its life. तो वो कौन सी चीज़ रेफर करती है ऑर्गेनिज्म की जो हेरिडिटी को करती है? वो होता है जीनोटाइप. डैश implies purposive adaptation in need to be fulfilled by changing from its structure as it is necessary. Teleology. टेलिओलॉजी या टेलीलॉजी कह सकते हैं इसको. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111. डैश इन्वॉल्व्स गिविंग ए ह्यूमन ट्रांजिट टू नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स लाइक अवॉइडेंस एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन द रूट्स. ये होती है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. The reproductive power of animals are much dash than required to maintain their number. तो ये क्या होगी? reproductive power of animals are much greater than is required to maintain its number. The random crossbreeding population at equilibrium, the relative frequency of each gene allele tend to remain constant from generation to जनरेशन. यानी प्लांट ब्रीडिंग में कुछ भी हो उसकी एलियस की जो हेरिडिबिलिटी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है. क्वेश्चन नंबर 114. द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोसाइनेट एसिड इन वाइट क्लोवर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर्स. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड ए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. तो उसको क्या बोलते हैं? साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड. साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड होती है जो बहुत टाइम तक प्रेजेंट रहती है वाइट क्लोवर के अंदर. क्वेश्चन नंबर 115. एन इकोटाइप रेफर्स टू ए ग्रुप डैश स्पेशली अडेप्टेड टू द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल नाइकी. तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? बायोटाइप कहते हैं. Next, it has been concluded by the numerous studies that the present races of potentialia are the products of long time dash and have attained equilibrium with the environment. यो चीज़ किसके बात पे डिपेंड करती है? वो अब तक स्टडी करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करती है. डार्विन 1859 suggested that the primitive man has been forced to try to eat almost dash that he could chew or swallowed. तो क्या कहता था कि वो एनीथिंग कुछ भी खा सकता है आदमी और स्वेलो कर सकता है. मेंडल ने 1965 में बिलीव दैट द स्टडीज ऑफ वेरिएशन इन कल्टिवेटेड प्लांट्स टेल अस व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द नेचर ऑफ डैश इन वाइल्ड एनिमल्स. तो ये चीज़ में किस बात की मेंडल ने खोज की थी? वेरिएबिलिटी की. 19 Vivlo conclude that the species
represent a definite heterogeneous and various morphological physiological system, the origin of which is associated with the particular dash and area। वेवलों की क्लासिफिकेशन किस बात पे डिपेंड करती थी? एरिया के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर स्टडी की थी। 120 विद इन ए सेंटर ऑफ ओरिजिन देयर वुड सीम टू बी सिमिलर स्मॉलर सेंटर्स विच वेवलो स्पोक टू एज ग्रुप। जो सेंटर था उसके बीच में भी छोटे छोटे रीजन्स थे, उसको क्या बोलते हैं? एग्रो इकोलॉजिकल ग्रुप्स। 121 द प्लेस वेयर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन आर लोकेटेड हैव बीन नेम्ड एज। जैक हार्लिन ने इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन की जो लोकेशन थी उनको किस नाम से स्टडी किया? जीन माइक्रो सेंटर। नज़र से नज़र को बात करने दो, नज़रों को जज्बात कहने दो, ना मैं कुछ कहूँ ना तुम बोलो, नज़रों में सारी रात कहने दो। खता दिल की है जो दिल में धड़कते हो, चलो दिल को दिल की बात कहने दो। बड़ी फुर्सत में है हवा, रुक रुक के चलती है, खोल दो जुल्फ़ें इन्हें भी महक कर गुजरने दो। ओस की बूंदें पत्तों से लिपट कर बैठी हैं, छू लो कतरों को समंदर हो जाने दो। चांद माही फलक से उचक उचक के देखता है, थोड़ा मुस्कुरा दो बेचारे को गुजर जाने दो। तो दोस्तों इसी के साथ इकोलॉजी का एक चैप्टर हमारा समाप्त होने को है। एक वीडियो और हम इकोलॉजी के लेकर आएंगे ताकि हमारा ये इकोलॉजी का और डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर समाप्त हो सके। तब तक आप स्वस्थ रहिए।